नमस्कार। मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम एक विषय उठाने वाले हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है और बहुत सालों से जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल चल रहा है। और ये विषय है कि जो तिब्बत मूवमेंट है वो कब पूरा होगा या फिर फ्री तिब्बत को हम कब देख पाएंगे। हम जानते हैं कि पिछले 75 सालों से जो है तिब्बत जो है वो चाइनीज टेरिटरी की तरह काउंट हो रहा है और तिब्बत की एक एग्जाइल गवर्नमेंट है जो इंडिया में धर्मशाला से ऑपरेट होती है 1960 से और अभी तक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के थ्रू ही ऑपरेट हो रही है। और चाइना जो है वो तिब्बत को एक अपना बहुत बड़ा प्रोविंस मानता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को और समझते हैं कि क्या फ्री तिब्बत मूवमेंट जो है वो जल्दी पूरा हो सकता है, क्या हम तिब्बत को आज़ाद देख सकते हैं, या फिर जो नए दलाई लामा हैं वो कौन हो सकते हैं, या फिर पंचम लामा जो हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं मीडिया में जो क्लियर नहीं है, तो उसको भी डिकोड करते हैं। देखिए अभी अगर हम देखें तो जो तिब्बत है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि चाइना में 20 बड़े मेजर प्रोविंस हैं। अगर हम उसके अलावा देखें तो 5 ऐसे प्रोविंस हैं जिन्हें हम ऑटोनॉमस रीगन्स बोलते हैं। ऑटोनॉमस रीगन्स यानी कि जो 20 प्रोविंस से अलग हैं। अब इसमें शिंगजियांग भी है, इसमें तिब्बत भी है, इसमें इनर मंगोलिया का पार्ट भी है और 2 और प्रोविंस भी हैं। ज्यादातर हम देखें तो मंगोलियन सभ्यता में हुन लोग रहते हैं या हुन्स हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और ज्यादातर प्रोविंस में वो मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर हम शिंगजियांग को देखें या फिर तिब्बत को देखें तो वहां पर हुन्स हमें मेजॉरिटी में नहीं दिखाई देते। अगर शिंजियांग देखें तो वहाँ 45% जो है वो उर्गर जो मुस्लिम्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी कुछ यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो बात करती रहती है, तो वो है। और दूसरा हुन्स है। और उसी तरीके से हम तिब्बत को देखें तो अभी भी वहाँ का 92% जो पॉपुलेशन है वो तिब्बत के जो लोकल पीपल हैं उन्हीं का है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइना जो है वो काफ़ी कुछ 75 सालों से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो तिब्बत का कल्चर है उसे चाइना में इंटीग्रेट किया जा सके, एक वन चाइना चाइना पॉलिसी के अंदर उसको ब्लेंड किया जा सके। तो काफ़ी कुछ वो कल्चरल सोशल लेवल पे भी ये चाहता है कि तिब्बतन लोग जो हैं उनके जो फैमिली रिलेशन है वो रेस्ट चाइना की फैमिलीज के साथ बन जाए। तो उस तरीके का उनका मूवमेंट भी रहा। दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है कि जो तिब्बत है उसमें 2 मेजर पोजीशंस हैं। तिब्बत की जो कल्चर है उनमें 2 मेजर धर्मगुरु हैं, एक दलाई लामा और एक पंचम लामा। दलाई लामा जो है वो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों गुरु काउंट रहते हैं। पंचम लामा उनके नीचे पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली काउंट रहते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा जूनियर पोस्ट पे रहते हैं। अब इन दोनों पोस्ट का जो है काफी बड़ा इन्फ्लुएंस तिब्बत के कल्चर में दिखाई देता है। एक चीज और हम यहाँ कह सकते हैं कि तिब्बत जो है वो उनका कहना है कि जो तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट है कि जो करंट चाइना है उसका 24% पार्ट जो है वो तिब्बत की टेरिटरी से है। यानी कि तिब्बत को ऑक्यूपाई करने से चाइना का जो 24% पार्ट है वो बढ़ गया। दूसरी एक चीज ये है कि तिब्बत जो है वो हाई कॉपर आयरन लेड या पोटेशियम रिजर्वर्स के लिए जाना जाता है। तो वो सारे मिनरल्स भी हम जानते हैं कि चाइना उसको एक्सप्लॉइट करने में कहीं भी कुछ कमी नहीं रखता। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चाइना में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन वाटर सोर्सेज वहाँ पे बहुत कम है और जो सोर्सेज हैं वो हाईली पॉल्यूटेड है। तो अगर हम एंटार्क्टिका या आर्कटिक रीजन के बाद देखें तो जो जो तिब्बत प्लेटू है उसको हम जो है थर्ड अर्थ पोल भी बोलते हैं, यानी कि वो एक बड़ा वाटर रिजर्वर है। वहाँ से हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ भी काफ़ी सारी नदियाँ आती हैं और वो ही काफ़ी कुछ चाइना को भी पानी देता है। तो चाइना जो है तिब्बत को आसानी से लूज नहीं कर सकता। उसकी जियोपॉलिटिक्स रीजन है जो जो चाइना का जो वन बेल्ट मिशन रहता है या दूसरी कंट्रीज के साथ जो लॉजिस्टिक है उसमें भी तिब्बत का एक बड़ा रोल है। तो किसी भी तरीके से चाइना जो है वो तिब्बत को लूज नहीं करना चाहता। अब वापस आते हैं चाइना के तिब्बत के ऊपर, तो हम देखते हैं कि वहां पर दलाई लामा या पंचम लामा की जो पोस्टिंग है या उनका जो पद पे बैठने का सिस्टम है उसको भी चाइना ने काफी कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। अगर हम जुलाई 2007 में देखें तो वहां भी हम देखते हैं कि चाइना ने बकायदा एक मैनेजमेंट काउंसिल बनाया और उसमें बोला कि जो भी मॉन्क्स इस पोस्ट के लिए इस जो ये धर्म पद हैं बड़े इनके लिए एलिजिबल हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसका एक ही पर्पस था कि चाइना का इन्फ्लुएंस रहे और चाइना को पता रहे कि अब कौन दूसरे जो है बड़े धर्म गुरु तिब्बती सभ्यता के अंदर बनने वाले हैं।
उसी तरीके से 2011 में उन्होंने दोबारा से इसको करा और एक स्टेशन पार्टी ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, जो इसको डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर ये काम हो। तो ये दोनों जो प्रोसीजर थे उनका एक ही पर्पस था कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो पंचम लामा या दलाई लामा का जो पद है उससे बाहर ना जाए। हालांकि हम देखते हैं कि पिछले 370 सालों से गेदेन फोदांग लेब्रांग जो दलाई लामा इंस्टीट्यूट है वो लगातार जो है इन दोनों जो उनके पद हैं उनके ऊपर जो है जो नए धर्म गुरु हैं वो आते रहे। एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि तिब्बती सभ्यता में धर्म गुरु जो हैं वो रीइंकारनेशन के मेथड पर जो है उनका सिलेक्शन होता है। यानी जो पंचम लामा, जो प्रीवियस पंचम लामा थे, उन्हीं की सोल जब नई बॉडी में एंटर करती है तो वो उसी के रीइंकारनेशन से दोबारा उस पोस्ट पर आ जाते हैं। इसी तरीके से दलाई लामा के साथ भी ऐसी है कि जो प्रीवियस दलाई लामा थे उनकी जो जब रीइंकारनेशन हुआ और उनकी सोल ने नई बॉडी को सेलेक्ट करा, चूज करा, तो वही नए दलाई लामा बन जाते हैं। इसके पीछे उनके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, जैसे कि हम लास्ट मेथड में देखते हैं कि जो 13 दलाई लामा थे जब वो एक्सपायर हुए, जब उनका देहांत हुआ तो देखा गया कि उनका फेस जो है वो साउथ की तरफ है और फिर कुछ दिनों बाद जो है उसको समझा गया तो उसमें उनको डायरेक्शन फाइंड हुई कि जो फंगस लगा उसको उन्होंने उसमें वैल्यू दी और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को काउंट करा और वहीं से जो है 14th दलाई लामा हमें मिले। देखिए दलाई लामा जो है वो नाम नहीं है, वो एक पद है। जैसे कि अभी जो दलाई लामा है उनका नाम जो है गेस्ट्रो तेंजिंग है, लेकिन वो दलाई लामा के 14वें पद पर है इसलिए वो दलाई लामा है। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वो कितने रिनोन लीडर भी हैं। तो अगर आज हम उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को भी समझेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ उसके अंदर हो सकता है। अगर हम दलाई लामा को देखें तो इनका जन्म जो है वो 6 जुलाई 1935 से सुबह 4:38 में चाइना के करंट जो टेरिटरी है उसके अंदर आता है। अब दलाई लामा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखिए रीइंकारनेशन की थ्योरी जो है वो तिब्बतियन सभ्यता में हमें दिखाई देती है, जिसमें हम कुंडली को देखते हैं तो 5th and 9th हाउस वैल्यूएबल है क्योंकि वो हमारे बर्थ, रीबर्थ और पास्ट लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो पेंडिंग कर्मा को शो करते हैं और हमने बताया कि यहाँ पर पेंडिंग कर्मा कंटिन्यू चलते रहते हैं और वही जो सोल है वो रीइंकारनेट होके नए जीवन के अंदर आती रहती है। तो यहाँ हम उनके कुंडली को देखते हैं तो चार्ट को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उनके 5th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, 9th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। अगर लग्न को देखें तो वहां पर बुध लग्न के स्वामी हैं और सूर्य केतु के साथ बैठे हैं। सूर्य जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी जो है यहाँ पर क्योंकि लॉर्ड लग्न लॉर्ड भी हैं और मरकरी नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो करंट दलाई लामा है वो काफी इंटेलेक्चुअल है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी सारे मीटिंग्स करें। 2012 में वो डेविड कैमरून से मिले, 2016 में भी वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ मिले और इन दोनों का काफी कुछ जो है इन्फ्लुएंस भी हमें तिब्बत के पॉलिसीज के ऊपर दिखाई दिया। जैसे कि 2019 के अंदर यूएस ने बोला कि चाइना के इन्फ्लुएंस वाले दलाई लामा को हम नहीं काउंट करेंगे जब तक कि जो करंट दलाई लामा है और जो तिब्बतन डायस्पोरा ऑल ऑफ द वर्ल्ड है वो उन्हें एक्सेप्ट ना कर लें। तो ये एक फायदा जो है वो दलाई लामा जी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की वजह से ही मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ नजर आता है। अगर हम इनके बर्थ चार्ट को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अभी उनको शनि की महादशा चल रही है 2008 से और 2027 तक और शनि उनके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होके बैठे हुए हैं और अभी एक्वेरियस साइन के अंदर। और जनवरी में हम देखेंगे कि एक्वेरियस साइन में ही शनि आ जाएंगे, यानी कि नेटल शनि और जो ट्रांजिट शनि है वो दोनों मैच हो जाएंगे। अगर हम देखें तो यहाँ एक संभावना हमें दिखाई देती है। देखिए हम जरूर चाहते हैं कि दलाई लामा जी दीर्घायु रहें और लंबे समय तक जो है वो तिब्बतन सभ्यता का के हेड बने रहें और उनका मार्गदर्शन न केवल तिब्बत को अभी तो भारत के भी लोगों को मिले। मगर हम अगर उनका बर्थ चार्ट देखते हैं तो हमें वहां ऐसा दिखाई देता है कि अब जो है वो इस पद से जो है उनकी जो पद है उसके अलग वो अपनी रीइंकारनेशन की तरफ जा सकते हैं। और रीइंकारनेशन में जाने के लिए हमें इसमें ज्यादा दिखाई देता है
जब अगले साल जो है हमें जुलाई ऑनवर्ड हम कह सकते हैं कि 14 जुलाई 2023 के बाद जो है वो अपनी री इनकारनेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शनि राहु की महादशा में उन्हें 14 जुलाई जो है 2023 के बाद का जो एक वर्ष है पूरा, उसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 19 सितंबर 2024 तक का ये वो पीरियड है जिसके अंदर जो है उनको री इनकारनेशन हो सकता है, और वो उन्हीं की सोल जो है वो न्यू बॉडी, एक नई बॉडी में आकर जो है एक 15वें दलाई लामा के रूप में जो है वो वापस तिब्बत की और हम सबकी से का मार्गदर्शन कर सकती है और काफी कुछ तिब्बत को चेंज भी कर सकती है। इसी तरीके से हम दूसरा भी देखते हैं, तो एक और पोस्ट काफी सालों से विवाद में है और वो है पंचम लामा की। हम जानते हैं कि 1959-56 में जब दलाई लामा इंडिया आए तो पंचम लामा जो है वो वहीं रहे, और जो पंचम लामा वहां थे उनके बाद भी 1989 में हमने देखा कि अचानक से जो है उनकी मृत्यु हो गई, और उसके कुछ सालों के बाद दलाई लामा जी जो है उन्होंने एक और बच्चे को वहां पर जो उनका प्रोसेस था उसके थ्रू फाइंड करा और बताया कि ये जो है अगले पंचम लामा जो है वो होंगे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने उन बच्चे को जो है अपनी कस्टडी में ले लिया, और एक वर्ल्ड जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्रिजनर बने। तो अभी बहुत सालों से हमें नहीं मालूम कि जो 11वें पंचम लामा है वो कहाँ है। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो अभी उसने हाल ही में 2018-19 में एक बयान दिया और बोला कि जो पंचम लामा है उनकी एजुकेशन पूरी हो गई है और वो एक चाइनीज सिटीजन की तरह गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने अपनी तरफ से भी एक दूसरे व्यक्ति को पंचम लामा की पोस्ट के लिए वहां पे रिप्रेजेंट करा, लेकिन उनको जो है कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिला, ना तो वर्ल्ड की तरफ से मिला, ना तिब्बतन डायस्पोरा की तरफ से मिला, ना दलाई लामा की तरफ से मिला, तो उनको कोई विशेष महत्व नहीं मिला। अगर हम जिनको दलाई लामा जी ने 14 दलाई लामा जी ने जिनको नॉमिनेट करा था, अगर हम उनको देखें तो उनका नाम है गेदुन चोइकी नीमा। गेदुन चोइकी नीमा जो है ये 25 अप्रैल 1989 बॉर्न है, और इनका बर्थ टाइम भी अराउंड डे जो है वो 14:27 अराउंड जो है वो लासा का है। अगर हम इनके बर्थ चार्ट को देखते हैं तो काफ़ी कुछ हमें डिकोडिंग मिलती है। एक तो कॉमन चीज़ हमें यही मिलती है उसके अंदर कि आप देख सकते हैं कि इनका जुपिटर और मरकरी जो है वो दोनों 11th हाउस में है। तो जुपिटर विद मरकरी जो है काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज और हाई विजडम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि इनके 5th हाउस में चंद्रमा जो है वो नीच के दिखाई देते हैं। तो 5th हाउस पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा यहाँ नीच का है, तो हम देखते हैं कि और चंद्रमा इनका लग्नेश भी है। तो आप देख सकते हैं कि उनके बचपन के अंदर ही जो है वो यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर बन गए और उनकी फैमिली को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसी तरीके से हम देखते हैं तो शनि भी इनके रेट्रोग्रेड दिखाई देते हैं, और वीनस भी कंबस्ट दिखाई देते हैं। वीनस को अगर हम देखें तो वो कंबस्ट हैं लेकिन सूर्य के साथ हैं, और सूर्य इनके उच्च के हैं। तो उन्हें पावर वाली पोजीशन के लिए नॉमिनेशन तो मिला लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, यानी कि वो उस पोजीशन पे बहुत दिनों तक रह नहीं पाए। अभी अगर हम उनकी भी वर्तमान दशा देखें तो 2019 से ही हम देखते हैं कि 2019 से 2025 के बीच में उनको भी सूर्य की महादशा मिलती है, और 2019-20 में ही चाइनीज गवर्नमेंट ने पहली बार ये रिकॉग्नाइज करा कि पंचम लामा 10 जो हैं वो अभी हैं और ठीक ठाक हैं और उनकी एजुकेशन पूरी हो गई है। यानी कि पहली बार जो है उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड वाइड वायरल हुई। तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य की जो जो उच्च का सूर्य है और जो उनकी पोजीशन है वो काफ़ी वैल्यू रखती है। तो काफ़ी कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अभी शनि का जो ट्रांजिट है वो एक्वेरियस में राहु के ऊपर उनके 8th हाउस में होगा, और जुपिटर भी जो है उनके भाग्य के कारक होके भाग्य में, और आगे अप्रैल के बाद उनके 10th हाउस में सन वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। तो फर्दर हमें उनसे रिलेटेड जो है वो बड़ी मेजर न्यूज़ेस देखने के लिए मिल सकती हैं। हम इसके लिए अगर हम कुछ टाइम सीक्वेंस देखें तो हम बोल सकते हैं कि 24 मई 2023 से अगले एक साल के बीच में जो 11वें पंचम लामा है उनसे रिलेटेड न्यूज़ेस भी आपको वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिल सकते हैं, और ये दोनों मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू भी रखते हैं।
अगर हम रीसेंट अभी ट्रांजिट को देखें तो रीसेंट एक कॉमेट को हम ट्रांजिट करते हुए देख रहे हैं। आप उसे नासा या किसी भी रिनोन्ड साइट पे देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि मार्च में एक कॉमेट जो है उसने जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर से पास ऑन करा, और हमने देखा कि लगभग फेब एंड में ही हमें रशिया और यूक्रेन का सीवियर वॉर दिखाई दिया। अभी हम उस कॉमेट को देखते हैं तो वो ट्रांजिट करता हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता हमें दिखाई दे रहा है, और उसका काफी कुछ इन्फ्लुएंस अब हमें साउदर्न हेमिस्फीयर पे भी दिखाई देगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे आने पे हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या फिर जो साउथ चाइना सी है उसमें काफी कुछ जो है हमें मिलिट्री मूवमेंट्स दिखाई दे सकती हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स दिखाई दे सकती हैं। ये दोनों चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं। अगर हम इस कॉमेट के ट्रांजिट को देखें तो पिछले 8-10 महीने में हमने देखा कि उसने काफी कुछ जो है जियोपॉलिटिक्स में चेंज करा, और काफी कुछ जो है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है रशिया का उसे काफी कुछ आइसोलेट करा। और अब हम देख रहे हैं कि चाइना भी काफी कुछ आइसोलेट होता दिखाई दे रहा है। अगर हम इन्हें शास्त्र के साथ जोड़ के देखते हैं तो अभी भी इसका अगले 8 महीने में इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। जैसे आप इसे अभी 19 दिसंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये दोबारा विजिबल हो जाएगा कॉमेट, और 1 फरवरी के ऊपर हम देखेंगे कि ये सन के काफी क्लोज चला जाएगा। तो अभी अगले जो है 8 से 10 महीने जो है इस कॉमेट का इन्फ्लुएंस हमें जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड वाइड दिखाई देगा। इक्लिप्स वाले हमारे वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें चेंज आता दिखाई दे रहा है। एक और हमारा वीडियो है 24 का चक्कर, उसे आप जरूर देखिए। उसमें हमने बताया था कि शी जिनपिंग जो है वो इलेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन उनको वैसा कुछ जो है ट्रीटमेंट चाइना में नहीं मिलेगा जो इससे पहले कि उनके टेन्योर में मिल रहा था, और काफी कुछ चाइना की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में हमें चेंजेस दिखाई देंगे या रिवोल्ट दिखाई देंगे। तो हम देख रहे हैं कि चाइना से काफी न्यूज़ेस जो हैं वो शी जिनपिंग के अगेंस्ट में ही आ रही हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो तिब्बत के भी जो दोनों चार्ट्स हमने दलाई लामा जी के और पंचम लामा जी के जो डिकोड करे उनको काफी कुछ मैच करते हैं। तो जो फ्री तिब्बत मूवमेंट है मुझे लगता है कि उसे काफी जोरों से उसको एक्सेलरेट करना चाहिए, उसको ज्यादा बड़े पब्लिक फोरम पे लाना चाहिए, क्योंकि अगले साल मई से जुलाई के बाद जो है काफी उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो ये एक एस्ट्रो एनालिसिस थी फ्री तिब्बत मूवमेंट के ऊपर। मैं जल्दी इसके और अपडेट्स के लिए अगर जो भी कुछ रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल पे जुड़े रहते हैं, और इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको जियोपॉलिटिक्स से देते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं या फाइनेंस के थ्रू देखते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में जरूर काउंट करते होंगे और उससे अपने डिसीजंस को प्लान करते होंगे। थैंक यू वेरी मच।